उरी में सेना के जवानों पर आतंकी हमले के बाद पूरे देश के मन में, आप सबके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी से हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे? क्या हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिर्फ कूटनीतिक रास्तों पर ही चलेंगे, सिर्फ बैठकें करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे? लोगों के मन में यह बात भी आती है कि भारत इतना मजबूर क्यों है? कहते हैं कि कूटनीतिक रास्तों पर चलने से कई बार मंजिल मिल तो जाती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है और अब शायद देश इतना इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध और आतंकवादी ठिकानों पर हमला भारत के लिए एक मुश्किल फैसला क्यों हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको बिना सोचे समझे ये कहते हुए आज मिल जाएंगे कि भारत को हमला कर देना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए। लेकिन ये बहुत सोच समझकर फैसला करने का वक्त है। हमें बहुत सोचना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम आपके सामने जो आंकड़े हैं वो पेश करें और आपको ये भी बताएं कि अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में क्या होगा और भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। भारत अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए भारत पर पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान एक आत्मघाती देश है जिसके पास मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए हो सकता है भारत एक बार को समझदारी से भी काम ले, लेकिन पाकिस्तान समझदार देश नहीं है और वो कभी भी न्यूक्लियर बटन दबा सकता है। जबकि भारत दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। भारत एक जिम्मेदार बड़ा देश होने के नाते कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधा हुआ है। भारत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करना चाहता है, ना कि पड़ोसियों में खौफ पैदा करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध में उलझना भारत के लिए भी बहुत घातक साबित होगा, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके अलावा किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी करने में बहुत वक्त लगता है। इसके लिए सेना के अलग अलग अंगों को मिलकर कार्रवाई करनी होती है और भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ती है। फौज को मूव करना पड़ता है बॉर्डर के पास। इस वक्त भारतीय सेना के पास तोपों की कमी है और भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। जबकि पीओके में सैन्य कार्रवाई करना बहुत आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि पीओके एक दुर्गम इलाका है और सिर्फ पीओके से आतंकवादियों का खात्मा करके पाकिस्तान की जिहाद फैक्ट्री पर पूरी तरह ताला नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इसके बारे में सोचा जरूर जा सकता है। आतंकवादियों के ठिकानों और कैंप्स पर एयर स्ट्राइक करना एक विकल्प हो सकता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस और सर्विलांस की कमी सटीक निशाना साधने में मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक में जरा सी भी चूक हो जाती है तो आम नागरिकों के मारे जाने का खतरा बढ़ जाता है। और एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत बेगुनाह नागरिकों का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। एयर स्ट्राइक में माहिर अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी 100% सफलता के साथ दुश्मनों पर हमले नहीं कर पाते। और आपने देखा ही होगा, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और गाजा में हवाई हमलों में कई बार आम लोग, निर्दोष लोग और नागरिक मारे जाते हैं। परमाणु हमला किसी देश को मिनटों में तबाह कर सकता है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर किए गए हमले पाकिस्तान को बार बार तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर देंगे। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा देंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी और पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से खड़े रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमेरिका जैसे देशों को दोहरा रवैया भी भारत के लिए मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने डबल स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है तो किसी भी देश में घुसकर बदला ले लेता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। आपको याद होगा, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन पर सैन्य कार्रवाई की थी और पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं लगने दिया था। लेकिन अगर भारत वैसा ही करे, अगर भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर हमला करने के लिए अमेरिका से मदद मांगता है या फिर खुद अपने बल पर भी करता है, तो अमेरिका खुलकर भारत का साथ
कभी नहीं देगा। शायद अमेरिका जानता है कि भारत की पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम खत्म होते ही भारत की हथियारों की जरूरत भी कम हो जाएगी और तब अमेरिका के लिए भारत हथियारों का बड़ा बाजार नहीं रहेगा। इसलिए अमेरिका के आर्थिक हितों को बड़ा नुकसान हो सकता है और अमेरिका के लिए आर्थिक हितों से बड़ा कुछ भी और नहीं है। इस दौर का सच यही है कि भारत कूटनीति कर रहा है जबकि अमेरिका सिर्फ व्यापार कर रहा है। देश की आम जनता और यहां तक कि कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने में देर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हमें यहां यह भी समझना होगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ सच में युद्ध छेड़ा जा सकता है? क्या यह संभव है आज के हालात में? और क्या इस वक्त ऐसा करना भारत के हित में होगा? और अगर भारत ऐसा नहीं कर सकता तो भारत के पास पाकिस्तान को जवाब देने के लिए फिर क्या विकल्प बचा है? अब हम ऐसे ही विकल्पों का विश्लेषण करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भारत पाकिस्तान को इस हमले का जवाब कैसे दे सकता है। पाकिस्तानी मीडिया और कई बुद्धिजीवी ये तर्क दे रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के शुरू होने से एक दिन पहले पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला क्यों करेगा, क्योंकि ऐसे हालात में भारत यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने के प्रस्ताव पर दुनिया भर से समर्थन मांग सकता है, जो कि अब होगा भी। ऐसे में पाकिस्तान किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देकर खुद के लिए मुश्किल हालात क्यों पैदा करेगा? तो फिर क्या सवाल यह है कि ये आतंकवादी अब पाकिस्तान सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है और ये जो हमले हो रहे हैं हो सकता है ये ऐसे आतंकवादी हों जो शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी ना सुनते हो। लेकिन यहां आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली से पहले भारत पर इतना बड़ा हमला जानबूझकर किया है या फिर नहीं। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे हमले के बाद भारत जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दे। यह पाकिस्तान का एक ट्रैप भी हो सकता है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मन भारत बना ले। ऐसा होने पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की शरण में जाकर कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से एक बार फिर उठा सकता है और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर दबाव बना सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान ये चाहता हो कि भारत जल्दबाजी में बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रणनीति के गुस्से में आकर रिएक्ट करे और उसके जाल में फंस जाए। भारत अगर सख्त कार्रवाई करने का मन बनाता है तो दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश दो परमाणु संपन्न देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश जरूर करेंगे और भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से शायद पीछे हटना पड़ेगा। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखकर मन ही मन खुश होते हैं और उन्हें इस बहाने दोनों देशों पर दबाव बनाने का एक नया मौका भी मिल जाता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादी इस साल भारत पर 2 बड़े हमले कर चुके हैं। इससे पहले ऐसा बड़ा हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ था और इस बार उरी में सेना के कैंप पर हमला करके पाकिस्तान ने भारत के धैर्य का इम्तिहान लिया है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के पास इस वक्त परमाणु बम मौजूद हैं और पाकिस्तान अपनी इसी परमाणु शक्ति की आड़ लेकर भारत को धमकाता है। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है कि भारत कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत की ये नीति भी एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक कवर का काम करती है और भारत, जैसा हमने आपको बताया, बहुत सारी संधियों से बंधा हुआ है। भारत एक जिम्मेदार देश है लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसी बंदिशें नहीं है। इसलिए सबसे पहले भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर झांसे में आना बंद करना होगा। पाकिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से एक बेहद छोटा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। पाकिस्तान भारत के प्रति दुर्भावना रखने वाला देश है और एक रोग स्टेट यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ना मानने वाला देश भी है। इसलिए पाकिस्तान को यह समझाना मुश्किल नहीं है कि वो परमाणु शक्ति की आड़ में ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत पर परमाणु हमले का मतलब है पाकिस्तान के वजूद का पूरी तरह मिट जाना। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी भारत से युद्ध में जीत नहीं सकता, लेकिन छोटे छोटे हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला भारत के लिए एक कमजोर नब्ज बन चुका है, जिसे पाकिस्तान जब चाहे तब दबाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है जिसे पूरी तरह से राजनीतिक समर्थन हासिल हो। इसके तहत भारत एलओसी के दूसरी तरफ मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है बिना बॉर्डर को क्रॉस किए।
ऐसा करने के लिए भारत को लोकल इंटेलिजेंस इनपुट की मदद लेनी होगी। भारत को यह समझना होगा कि दुनिया भी भारत को तब तक एक मजबूत देश नहीं मानेगी जब तक भारत अपने सेल्फ डिफेंस में जरूरी कदम उठाना शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करने के साथ ही भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमले भी तेज कर सकता है ताकि पाकिस्तान को बचकर निकलने का मौका न मिले। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना या फिर उसकी जमीन पर जाकर सैन्य कार्रवाई करना पाकिस्तान को भारत पर परमाणु हमला करने के लिए उकसा सकता है। ऐसे हालात से बचने का दूसरा तरीका यह है कि भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक पराया स्टेट बना दे। पराया स्टेट वो देश होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग कर दिया जाए। कोई भी पराया स्टेट के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता, यानी आप इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश का हुक्का पानी बंद करना भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस मसले पर दुनिया भारत की क्यों सुनेगी, तो उसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। भारत 132 करोड़ लोगों का देश है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसा कोई भी देश जिसे अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है, भारत की अनदेखी इस वक्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच 87,047 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते हो चुके हैं। अमेरिका के लिए भारत हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है। अगर भारत इन हथियारों को खरीदना बंद कर दे या व्यापार कम कर दे तो यह नुकसान अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है, वो भी भारत के साथ व्यापारिक घाटा नहीं झेल सकता। चीन और भारत के बीच इस वक्त हर साल 4,62,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है और इसमें से भारत चीन से हर साल 4,04,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। भारत का साथ न देने पर चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान में सीपेक परियोजना के तहत बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है और चीन अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छेड़ने का मतलब होगा सीपेक को भारी नुकसान पहुंचाना। यूरोपियन यूनियन से अलग हुए ब्रिटेन की सबसे बड़ी उम्मीद भी भारतीय बाजार और भारतीय उपभोक्ता ही हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 91,707 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यापार होता है। इसलिए ब्रिटेन भी पाकिस्तान को अलग थलग किए जाने के भारत के दबाव को शायद खारिज नहीं कर पाएगा। वर्ष 2000 के बाद से ही यूरोपियन यूनियन भी एंटी टेररिज्म स्ट्रेटेजी अपनाता रहा है। इस स्ट्रेटेजी के तहत यूरोपियन यूनियन उन सारे संसाधनों और मदद को रोक देती है जिसका फायदा आतंकवादी उठाते हैं। सार्क देशों के बीच भी पाकिस्तान को अलग थलग करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और स्वाभिमान पर चोट की जा सकती है। बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। भारत इस आक्रोश का फायदा उठा सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले बहुत छोटी है और वो एक साथ कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकती। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान के लिए एक साथ इतने सारे मोर्चे खोलने में सफल होगा? भारत जैसे बड़े देश के साथ सीधे युद्ध में उलझने की बजाय पाकिस्तान फिदायीन आतंकवादियों का इस्तेमाल करना चाहता है। आप इसे आतंकवाद की दुनिया में पाकिस्तान का वो स्टार्टअप भी कह सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है और नतीजे वही मिलते हैं जो किसी युद्ध से हासिल होते हैं। इसलिए भारत को अब इन हमलों को आतंकवादी हमला कहना बंद करना चाहिए और इसे भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा समझकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। वैसे पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का बटन इतने नाजुक हाथों में है कि यह पूरा देश अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पाकिस्तान में कोई भी परमाणु हथियारों का बटन दबा सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, और यह भी हो सकता है कि एक दिन ये न्यूक्लियर बटन आतंकवादियों के हाथों में आ जाए। इसलिए पाकिस्तान पर बहुत ही सावधानी से हाथ डालना होगा। उरी में सेना के जवानों पर हुए हमले के बाद यह कहा जा रहा है कि भारत को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमले करने चाहिए और जैसा हम कह रहे हैं ऐसा किया जा सकता है। और कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद पर इस आतंकी हमले का इल्जाम है और उसे तो हम कम से कम खत्म कर ही सकते हैं। जैश ए मोहम्मद पीओके में बहुत सारे टेरर कैंप्स चला रहा है। जैश ए मोहम्मद ने न सिर्फ उरी में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है बल्कि पठानकोट एयरबेस और देश की संसद पर हुए आतंकवादी हमलों में भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ था। अब हम आपको नक्शे पर यह समझाएंगे कि भारत पीओके में कहां-कहां हमले करके आतंकी कैंप्स को तबाह कर सकता है और जैश के मोहम्मद को सबक सिखा सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में टेरर कैंप्स की संख्या
50 से 160 के बीच हो सकती है। ये टेरर कैंप्स पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से लेकर लाहौर तक फैले हुए हैं। हर टेरर कैंप में 40 से 50 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और 30 से 35 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन आतंकवादियों को LOC के पास लॉन्च पैड्स पर भेज दिया जाता है। इन लॉन्च पैड से आतंकवादी भारत में दाखिल होते हैं और फिर ऐसे ही हमलों को अंजाम देते हैं। पीओके में जिन इलाकों में ज्यादातर टेरर कैंप्स चलाए जाते हैं उनकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। इनमें अब्दुल्ला बिन मसूद, शवाई नाला, गड़ी दुपट्टा, दूध नियाल और शम्स उल हक प्रमुख हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लाहौर, गुजरांवाला, मंगला, मनसेहरा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और भीमबर जैसे इलाकों में अलग अलग टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को भारत के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ये आतंकवादी LOC से सटे इलाकों से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं और कई बार ये कामयाब भी हो जाते हैं। जैश ए मोहम्मद भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद भारत ने करीब 190 पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि इस फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों ने इन तीनों को छोड़ने की मांग की थी। उस दौरान मसूद अजहर जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद था और भारत सरकार मसूद अजहर और उसके साथियों को हवाई जहाज में बैठाकर कांधार तक छोड़कर आई थी। बाद में इसी मसूद अजहर ने अपने संगठन जैश ए मोहम्मद के जरिए कभी संसद पर तो कभी भारतीय सेना के कैंप पर हमले किए और भारत को गहरी चोट पहुंचाई। हमें लगता है कि मसूद अजहर एक जहरीला सांप है और भारत को पीओके में घुसकर इस जहरीले सांप का सिर कुचल देना चाहिए। यहाँ पर एक और बड़ी सीख ये भी है कि आप सोचिए, हमने अपने कुछ नागरिकों को बचाने के लिए मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी को जेल से छोड़ दिया और वो कदम आज भारत के लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। इससे यह भी पता चलता है कि हमने मसूद अजहर को पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, जेल में भी डाल दिया था, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जुडिशरी उसे कोई सजा दे नहीं पाई और हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो आतंकवादी को आतंकवादी साबित भी नहीं होने देती। उसमें भी बहुत वक्त लगता है, सालों साल चले जाते हैं एक आतंकवादी को आतंकवादी साबित करने में, जिससे भारत एक कमजोर देश की तरह दिखाई देता है। भारत चाहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे या फिर निर्णायक युद्ध करे, दुनिया का कोई भी दूसरा देश भारत का साथ दे या ना दे, लेकिन देश के तमाम लोगों को, 132 करोड़ लोगों को भारत का साथ देना ही होगा। भारत 132 करोड़ लोगों का देश है और अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा और भारत विरोधी बयानबाजी करेगा, आतंकवादियों का साथ देगा, कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देगा, कश्मीर पर यह कहेगा कि भारत को कश्मीर खाली कर देना चाहिए, तो देश के लिए इससे बड़ी चोट कोई और नहीं हो सकती। इसलिए वो तमाम लोग जो आज ये कहते हैं कि भारत को हमला कर देना चाहिए, भारत को बदला लेना चाहिए, भारत को पाकिस्तान को कुचल देना चाहिए, वो पहले ये सोच लें कि अगर भारत कार्रवाई करेगा तो क्या भारत के तमाम 132 करोड़ लोग, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के तमाम नेता, यहाँ के तमाम एक्सपर्ट्स क्या इस बात के लिए एक राय देंगे? क्या एक स्वर में तैयार हो जाएंगे कि भारत जो कर रहा है वो सही होगा? इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि अगर भारत ऐसा करे और यहाँ पर एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाए, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ये कहने लगे कि भारत ने ठीक नहीं किया, भारत मासूम लोगों की जान ले रहा है और इसी का फायदा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उठाएगा और उसके बाद भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। इसके बारे में भी हमें सोच कर रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर हमारे पास आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार भी है। डीएनए में हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर इस्लाम के ठेकेदारों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब पूरी दुनिया कहेगी कि आतंकवाद का धर्म होता है और जरूर होता है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक साल 2015 में हुए 452 आतंकवादी हमलों में से 450 इस्लामिक कट्टरवादियों ने किए थे, कट्टरपंथियों ने किए थे और ये काम इस्लाम का दुरुपयोग करके किया गया था। हम ये बात जोर देकर कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ना ही होना चाहिए। इसलिए आज हम देश के सामने और सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं ताकि भटके हुए युवाओं को आतंकवादी बनने से रोका जा सके। किसी भी
ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लेना चाहिए और आतंकवादियों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। यह उपाय आतंकवाद में कमी लाने का एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकी को जलाया गया या फिर दफनाया गया या उसका अंतिम संस्कार कैसे किया गया। आपने देखा होगा, आतंकवादियों के शव को कोई भी देश वापस नहीं लेता। भारत में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव कभी भी पाकिस्तान ने वापस नहीं लिए, इसलिए उन्हें अपनी जमीन में दफनाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे इस्लाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों को यह संदेश भी मिलेगा कि मरने पर जन्नत मिलेगी या नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी, ये बात पक्की है। सवाल यह है कि नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के लिए हम अपने देश की जमीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस परंपरा से एक फायदा यह भी होगा कि हमारे देश में सेकुलरिज्म की दुहाई देकर अपना एजेंडा चलाने वाले लोगों की पहचान हो जाएगी, क्योंकि जब आतंकवादियों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें कूड़े के ढेर के साथ जलाया जाएगा, उनसे इस तरह के सारे अधिकार अंतिम संस्कार के छीन लिए जाएंगे, तो हमारे देश में सेकुलरिज्म की दुकान चलाने वाले बहुत से लोग इसका विरोध करने लगेंगे और ये उनकी पोल खोलने का बहुत अच्छा मौका होगा। पूरा देश ऐसे लोगों की असली चेहरों को पहचान लेगा। हमें लगता है कि यह एक्स्ट्रा विचार आतंकवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है और इससे पूरी दुनिया की आतंकी ताकतों को एक कड़ा संदेश मिलेगा। इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर।